नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है सेकंड ग्रेड कलाम का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट नंबर 11 माइनर टेस्ट 11 देख रहे थे। और आज जो है अपनी दूसरी क्लास है, तो थोड़ा सा जो है पीडीएफ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा दिखा देता हूं ताकि जो है क्वेश्चन आपको क्लियर दिखे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 की अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपका जो है बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के टाइम। तो ध्यान रखना, क्योंकि बात क्या है कि चुनता है, मनोनीत करता है, नियुक्त करता है, ये तीन ऑप्शन बहुत जो है पास पास के हैं। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 75 के तहत जो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं क्या सर, आपसे बात कर क्या कैसे करें सर, मतलब पीडीएफ चाहिए मुझे, नोट्स चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइए और वहां से जो है आप मेरी आईडी पर जो है मैसेज करके जो भी आपको चीज चाहिए आप जो है पूछ भी सकते हो। और वो चीज भी अगर मेरे पास होती है तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले, प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिसका वो सदस्य होता है। फिर है, प्रत्येक सदन में सबसे बड़े विपक्षी नेता को विपक्ष के नेता का पद प्राप्त होता है जिससे सदन की कम से कम 10% सीटें प्राप्त हो। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विपक्ष का नेता कौन होता है, उस पार्टी का जो है नेता होता है जिसकी कम से कम 10% सीट हो और वो सत्ता में ना हो। ठीक है, जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं, तो उसमें जो है 10% लगभग 54-55 सीटें आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर जो आप विपक्ष के नेता के रूप में जो है अपने उम्मीदवार का चयन कर सकते हो। फिर है, महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही बात है, जो महान न्यायवादी होता है ना वो क्या कर सकता है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता, ना ही किसी विधेयक पर, ना ही किसी जो है प्रस्ताव पर जो है क्या कर सकता है, वोट नहीं कर सकता। फिर केंद्रीय मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है तथा वह दोनों सदन में मतदान कर सकता है। तो आपको पता है दोनों सदन में जो है केंद्रीय मंत्री जो है मतदान नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया। और असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये थोड़ा सही क्लियर छपा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक हो सकती है। तो आपको पता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो आपकी जो मंत्री परिषद की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित जो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 15%। कितनी, 15%। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम प्रतिशत का उल्लेख नहीं है लेकिन न्यूनतम 12 हो सकती है। कितनी, 12 हो सकती है। और ये जो प्रावधान है वो कब लागू किया गया, तो ये प्रावधान लागू किया गया आपका 91 संविधान संशोधन 91 जो संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 2003 में। इसमें जो है ये नियम लागू किया गया। तो कितना हो सकता है, 15%। और एक बात और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर जुड़ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप जो है सेकंड ग्रेड का पेपर में 1 महीना बचा आपके पास, तो आप क्या चाहते हो, जो जीके से जो पेपर 1 है उससे संबंधित की कौन सी क्लासें लाएं, प्रीवियस ईयर की लाएं या अदर जो कोई क्लासेस जो आप जो मतलब पढ़ना चाहते हो कि यार ये टॉपिक वापस करवा दो, या फिर जो है आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवाएं, तो वो जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। और ये बात जो है अपन पहले कर चुके, जब अपन जो है ना राजस्थान विधानसभा पढ़ रहे थे ना, ठीक है, उसमें बात कर चुके कि जो राज्य का जो राज्य का जो मंत्री परिषद होता है ना राज्य का, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। और जो संघ सरकार का जो होता है ना मंत्री परिषद, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो देखो व्यक्तिगत रूप से जो है ना संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी का। ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का। लेकिन फिर भी जो है मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है और किसके प्रति होगा, लोकसभा के। और राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है
कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो है ज्यादातर स्टूडेंट ने जब मंत्री परिषद की जो मतलब शपथ ग्रहण होती है, जब चाहे वो मंत्री जो विस्तार हो मंत्रिमंडल का, या फिर जो है आप ये देखो कि नई नई सरकार बनी है, तब जो शपथ दिलाई जाती है उसमें बोलते ना मैं, फिर आगे वो नाम बोलता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फिर जो है वैसे प्रधानमंत्री और वैसे ही मंत्री, फिर जो है थोड़ी सी शपथ देने के बाद में वापस बोलता है कि मैं, तो फिर वापस नाम बोलता है कि क्या होता है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो 2 बार मैं बोलते हैं ना, इसका मतलब 2 शपथ लेते हैं वो। तो उसमें एक शपथ तो होती है आपकी पद के प्रति शपथ, और दूसरी शपथ होती है आपकी गोपनीयता की शपथ। ठीक है, 2 शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, 2 शपथ लेते हैं, जिसमें एक तो पद की शपथ होती है और एक किसकी होती है, गोपनीयता की शपथ होती है। संविधान के रक्षा करने की शपथ लेता है राष्ट्रपति। ध्यान रखना, संविधान के संरक्षण की जो है कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। तो पद के प्रति शपथ और गोपनीयता की शपथ लेता है प्रधानमंत्री और मंत्री। तो ऑप्शन जो है 1 और 3, तो उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय जो है संसद के सदस्य 2 प्रधानमंत्री नहीं थे। सबसे पहला जो नाम है वह पीवी नरसिम्हा राव। कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। ये जो है जब प्रधानमंत्री बने तब संसद के सदस्य नहीं थे, और बाद में जो है ये लोकसभा के सदस्य बने। कब बने, लोकसभा के सदस्य बने बाद में। ठीक है, दूसरे जो है ना आपके, दूसरे कौन थे, दूसरे थे एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। और ये भी प्रधानमंत्री बनते समय जो है क्या नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे, ना ही लोकसभा के ना राज्यसभा के, और बाद में ये राज्यसभा के सदस्य बने। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखो पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा, बी भी है, और ये देखो सी और डी दोनों है। ठीक है, सी और डी दोनों है। चरण सिंह जो है ये जो है संसद के सदस्य तो थे, लेकिन ये जो है ना प्रधानमंत्री बनने के बाद में कभी लोग जो है संसद का सामना नहीं किया, मतलब संसद नहीं गए। मतलब एकमात्र जो है ना, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है जो प्रधानमंत्री के बाद में जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, जिन्होंने संसद के किसी भी सदन का सामना नहीं किया। तो ये हो गए जो आपके जो है चरण सिंह। चंद्रशेखर के बारे में ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, ये जो है भारत का युवा तुर्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, भारत का इनको क्या कहते हैं, युवा तुर्क। तो भारत का युवा तुर्क किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, चंद्रशेखर को। और दूसरी बात देखो, जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे वो जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी इन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये भी ध्यान रखना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने वाले पीएम चंद्रशेखर। भारत का युवा तुर्क कौन से पीएम, चंद्रशेखर। राज्य जो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने राज्यसभा की संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी के जो है प्रधानमंत्री रहते हुए जो है वहां नहीं गए, सदस्य थे लोकसभा के लेकिन गए नहीं, कौन थे, चरण सिंह। और एच.डी. देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी कौन से में है, तीसरे में, तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सरकार का मंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो जो शपथ दिलाएगा उसको त्याग पत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति को जो है भारत सरकार का मंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हुए देता है, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, प्रधानमंत्री को नहीं देता, ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री भी किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार का जो कार्य आवंटन नियम 1961 है, उसके तहत मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य सदैव किसको आवंटित माना जाता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य सदैव किसको आवंटित माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से नोट कर लेना, प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य सदैव आवंटित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। तो ध्यान रखना, ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने क्या लोकसभा में जो है विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। तो एक तो थे चौधरी चरण सिंह और एक अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इन दोनों का नाम ध्यान रखना। हुआ क्या था कि जो चौधरी चरण सिंह और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना,
इन दोनों ने क्या किया कि इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव था ना, उसमें क्या किया इन्होंने कि मत जो है ना, अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो वोटिंग होती है ना, उससे पहले ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया, मतलब बिना वोटिंग के इस्तीफा दे दिया। देखो, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। किस किसने? चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब एक बात और है, विश्वास मत में हारने वाले, विश्वास मत में हारने वाले पीएम, विश्वास मत में हारने वाले, मतलब देखो दोनों में अंतर समझ लो। पहला तो क्या है कि विश्वास मत प्रस्तुत ही नहीं हुआ, वोटिंग हुई नहीं। उससे पहले दो पीएम ऐसे थे, कौन से? चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने वोटिंग से पहले ही जो है क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया कि वोटिंग की जरूरत नहीं है, हम त्याग पत्र देते हैं। लेकिन 3 प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने क्या, विश्वास मत जो है उस पर वोट हुआ और वो हार गए, फिर त्याग पत्र दिया। वो तीनों के नाम ध्यान रखना। पहले हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। दूसरे हैं आपके एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। और तीसरे प्रधानमंत्री हैं आपके कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो मजे की बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे एकमात्र पीएम है जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले भी त्याग पत्र दे दिया और विश्वास मत जो है हारने पर भी त्याग पत्र दिया। दोनों अलग अलग बार हुआ था, ठीक है। एक ये कब हुआ था? ये हुआ था जो है आपका 13 दिन की सरकार बनी थी इनकी 1996 में, 13 दिन की। तब जो है इन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया विश्वास मत प्राप्त करने से। और जो है अगली बार जो 1998 में जब 13 महीने की सरकार बनी इनकी, ठीक है, उस टाइम जो है इन्होंने विश्वास मत 1 वोट से हार गए थे ये। और तब इन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत में जो है कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात जो आपको फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है राजनीति अलग जो है प्रकार से होती जा रही है, हम देख रहे हैं। तो विश्वास मत से हारने वाले पीएम 3 थे, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। और विश्वास मत में वोटिंग से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दोनों जगह है, क्योंकि इनकी जो है 1996 में 13 दिन सरकार चली और 1998 में 13 महीने। और इस टाइम 13 जो 98 में यह विश्वास मत हार गए थे और 96 में इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 2, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब थोड़े से जो है क्वेश्चन सही से जो है पीडीएफ नहीं बनी हुई, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि थोड़ा तो क्लियर दिखे। सबसे पहले, भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता? सबसे पहला, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो बिल्कुल होता है। मंत्रिपरिषद का नेता होता है, तो बिल्कुल होता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। तो ये क्या हो गया? उत्तर सही हो गया, क्योंकि नहीं निभाता पूछा है। संसद एवं कैबिनेट के मध्य कड़ी होती है, तो बिल्कुल होता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने हेतु अनुच्छेद 21 क, या हम कह सकते हैं 21(1) निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया? तो आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जो है संविधान संशोधन किया गया था, वो था 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये 2002 में कौन थे पीएम? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, ये भी किसके काल में हुई? तो ये हुई आपकी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी नया था और आपको भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? ध्यान रखना, कैबिनेट गोपनीयता की भारत के संविधान के 2 अनुच्छेदों में लागू होती है। वो अनुच्छेद है आपके 78 व 74। इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लेना, मेरे लिए भी ये नया क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद 78 व 74 में जो है कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ? तो आपको पता है 73वां तो है पंचायतों से संबंधित, किससे संबंधित? पंचायतों से। और 11वीं अनुसूची इसी के तहत जुड़ी थी, 11वीं अनुसूची, ठीक है।
दूसरी बात 14वां, ये आपका शहरी निकायों से, जो नगर पालिका नगर निगम उनसे, शहरी निकायों से, और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये दोनों के दोनों अधिनियम आपके जो है 1992 में पारित हुए थे। और 1992 में जब पारित हुए थे उस टाइम जो है आपके जो है पीएम कौन थे ये पूछा है, तो उस टाइम पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र जो है पद त्याग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है या पद त्याग देता है तो कौन सा प्रभाव जो है ऑप्शन में से लागू होता है। सबसे पहला है कि मंत्रिपरिषद द्वारा उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, तो एकदम गलत है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, फिर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र या मृत्यु पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य मंत्री को प्रधानमंत्री के लिए शपथ दिलाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं। अन्य मंत्री को शपथ दिलाई जाती है नहीं दिलाई जाती है बाद की बात है, पहले जो है पूरी मंत्रिपरिषद भंग होती है, उसके बाद नए सिरे से सरकार का गठन होता है। फिर संसद द्वारा प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता, तो ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये कथन है, किसने कहा था, ये पूछा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्य की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि भारत का राष्ट्रपति। कहना ये चाहते हैं कि जो अमेरिका में जो रोल राष्ट्रपति का है ना, वो रोल भारत में किसका है, प्रधानमंत्री का। और ये बात किसने कही, ये पूछा है, तो ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कहना यह कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो नियम लागू होते हैं, राष्ट्रपति होता है ना जो कार्य करता है, वो सारे जो है भारत में कौन करता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा सा सही नहीं छपा हुआ, थोड़ा सा एडजस्ट करें, वैसे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो क्वालिटी बढ़ा लें एक बार, ठीक है। देखो, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ठीक है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन लिख देता हूं, नहीं दिख रहा तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी, यह किसकी पुस्तक है, किस प्रधानमंत्री की पुस्तक है, यह पूछा ऑटोबायोग्राफी, तो ये किस प्रधानमंत्री की जो रचना है यह पूछा गया था। इसका उत्तर होगा इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी जो है इंद्र कुमार गुजराल की जो है आपकी रचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज तक भारत के जो है दो बार कार्यवाहक पीएम रह चुके हैं, 2 बार कार्यवाहक पीएम, और दोनों बार एक ही आदमी है, और वो हम कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से एक कार्यवाहक पीएम रहे हैं, आज तक कार्यवाहक पीएम रहे हैं। एक कौन है, उनका नाम ध्यान रखना आप, ऑप्शन नंबर 4 गुलजारी लाल नंदा। नाम क्या है, एक मिनट, नाम है आपका गुलजारी लाल नंदा। ये जो है व्यक्तिगत रूप से एकमात्र जो है आपके क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक पीएम, और वैसे दोनों बार यही रहे हैं। कब रहे हैं, एक तो 1964 में और एक कब रहे हैं 1966 में, ठीक है। पहली बार तो जो है पंडित जो जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी मृत्यु पर, नेहरू की मृत्यु पर, और दूसरी बार जो रहे हैं ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर। किस पर, लाल बहादुर जी शास्त्री की मृत्यु पर जो है ये जो है दूसरी बार जो है क्या बने थे, कार्यवाहक पीएम बने थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा आप जो एडजस्ट करें, सही से पीडीएफ नहीं बनी हुई। निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम कहते हैं सार्क जो है, उसकी स्थापना के समय जो है भारत का जो है, एक मिनट, सार्क की स्थापना के समय भारत का, जिसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसके समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो सार्क का उसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, और कहां हुई थी, ढाका में। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां इसका जो है स्थापित किया गया, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। और इस समय जो 1985 में जो कौन थे आपके पीएम, तो वो थे राजीव गांधी। ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपके आएंगे चंद्रशेखर। कौन आएंगे, चंद्रशेखर सबसे पहले, चौथा आएगा आपका चंद्रशेखर। उसके बाद में जो आपके प्रधानमंत्री बने थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। क्या बने थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो फिर आएंगे 1 नंबर।
अब देखो एच डी देवगौड़ा जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी से पहले बने थे, अपने को यही दिमाग में रहता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए जो है पीवी नरसिम्हा राव के बाद में बन चुके थे। तो इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आएगा तीसरे, और फिर आएगा एच डी देवगौड़ा, मतलब 4 1 3 2। ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी जो है पीवी नरसिम्हा राव के बाद में और एच डी देवगौड़ा से पहले 13 दिन के लिए पीएम बन चुके थे, बाद में दोबारा बने थे। तो 4 1 3 2 उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। तो गैर राजनीतिक राष्ट्रपति का मतलब क्या है कि जो राजनीति से संबंधित नहीं थे। तो आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो किसी भी राजनीति में जो है किसी भी प्रकार से भागीदार नहीं थे, और इनको जो है किसने बनाया था पीएम? तो इनको बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था इनको, ठीक है। तो ध्यान रखना भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ध्यान रखना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चैनल पर बने रहें। कोई भी सुझाव हो आपका कमेंट जरूर करें, और जो आप अच्छे से तैयारी करें, परीक्षा का में 1 महीना बचा और उसके बाद में तब तक तो आपका जो है सेकंड ग्रेड सामान्य जो भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और कम पद समझ के ये मत माने कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, अच्छे से तैयारी करें और अपने सुझाव जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।